सिर्फ दूल्हा बनाने ही गए थे? कुल मिला के मीटिंग का यही उद्देश्य निकल कर आया है। हाँ जी, लालू ने एकदम कहा लालू कि प्रसाद राहुल यादव। गांधी जी अब तो शादी कर लीजिए, तो क्या शादी पे हाँ भाई, चर्चा उनके होने गई माता थी क्या जी। वहाँ? हाँ बस वास्तविकता यही है। और मिला जुला के देखिएगा पुनीत जी, 2024 का चुनाव में मोदी सर्वमान्य नेता। और तो लालू, हाँ जी, लालू कह रहे हैं कि राहुल जी शादी कर लीजिए, तो ये जो मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, तो क्या ये शादी पे चर्चा हो रही थी क्या वहाँ? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और हो सकता है कि इस तरह की चीजें वहाँ पे खैर हुई है, बातचीत ऐसे हुई है, तो कह सकते हैं कि मोर और लेस राहुल जी के शादी के बारे में वहाँ पे ऐसा कुछ मीटिंग हुआ होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज और मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। चलती चक्की, यानी चक्की तो चल रही है लेकिन बहुलोगी चक्की रुकने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में आज जो चर्चा होगी वो चर्चा होगी 2024 में क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि कल पटना में काफी लंबा दौर चला है बैठक का, जिसमें तमाम नेता एकत्रित हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि एकजुट हो रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ पूरे भारत में अभियान चला के 2024 में उनको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे शब्द थे। वहां पे अखिलेश यादव भी थे, वहां पे ममता बनर्जी भी थी, वहां पर नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम नेता एकत्रित हुए। ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री ज्योति प्रसन्न मिश्रा जी, जो है राजनीति विश्लेषक हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद पुनीत जी, आपका सहृदय धन्यवाद। और दूसरे हमारे जो है संपादक द गरवा पोस्ट, क्योंकि इनकी भी राय बहुत जरूरी है, एक पत्रकार की राय। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अनुज कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार पुनीत जी, नमस्कार आपके दर्शकों को भी, जो आपने नमस्कार, जो आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जिस प्रकार से कल विपक्ष एकत्रित हुआ है, क्या टक्कर दे पाएगा प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में? पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए पुनीत जी, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम, उसमें एक गीत थी, एक गीत के एक बोल थे, एक लाइन थी कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया। ये एक लाइन थी पूरब और पश्चिम, ये मूवी की फिल्म थी उसकी। विपक्षी एकता का जो प्यार का भी, जो विपक्षी एकता है उसका प्यार का भी यही हाल है। उसमें सबकी इच्छा है कि भाजपा हार जाए, सबकी इच्छा है कि भाजपा हार जाए और मोदी हट जाए, पर कोई अपना उंगली कटवाने को तैयार नहीं है। मैंने इस बात को बहुत गौर करिएगा। सब चाहते हैं कि भाजपा हार जाए, मोदी हट जाए, पर कोई भी अपनी उंगली कटवाने को तैयार नहीं है। सबके घर के दरवाजे दूसरे के लिए बंद है, सबके घर के दरवाजे। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे आप स्टालिन ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए। बिहार में थोड़ा बहुत संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में संभावना ना के बराबर है। सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी को हटा दे, मोदी जी भी भाजपा हार जाए, लेकिन कोई भी किसी को घुसने के लिए दरवाजे अपने सारे बंद करके रखे हुए हैं। किसी के पास किसी के लिए कोई जगह नहीं है। सब चाहते हैं। एक बहुत बड़ी मैंने महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 23 तारीख को जो अभी हुआ, कल जो पटना में जो विपक्षी एकता की सारी बातें हुई, उसका आप सार यही देख लीजिए कि वहां मंथन में कोई बात, सब लोग जैसे अपने मंच पर से भाजपा को या मोदी जी को कोसते रहते हैं या बोलते रहते हैं या अपने जो दिल की इच्छाओं को कुरेद के बाहर निकालते रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इस सारे मीटिंग में वही बातें हुई हैं, कोई कॉन्क्रीट लेवल का कोई बात इसके नहीं आया है, इसलिए उन्होंने सारे बातों को एज इट इज वहीं पर छोड़ दिया है। खाली उन्होंने चाय बिस्कुट खाई, एक दूसरे के शर्त के साथ काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने शर्त थोपी कि यदि उनके अध्यादेश के बारे में कोई सामने नहीं आया,
इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ। वो लोग वॉकआउट करके चले गए, भगवंत मान चले गए, अरविंद केजरीवाल चले गए, संजय सिंह चले गए, राजीव प्रभाकर चड्ढा चले गए। और बाद में बात यहाँ पर पहुंची कि चलिए अब हम लोग शिमला में जाके शिमला समझौता जो हुआ था फिर से एक समझौता करेंगे, उसमें हम इन सारे लोगों को उठा के लेके आएंगे। बात यहीं पे आके रुक जाती पुनीत जी। लेकिन हाँ, मिश्रा जी, मैं मैं आपको रोकना चाहूंगा इसमें। मैं क्योंकि ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव के पैर छूती हैं और तेजस्वी ममता के छूते हैं, एक दूसरे के पैर छुअल हो रही है, एक दूसरे के जो है सम्मान दिया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है इस मीटिंग के कोई जो आप कह रहे हैं कि वहां पे उंगली कटवाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश कुमार को तो अंदाजा होना चाहिए कि विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, फिर क्यों प्रयास किए जा रहे हैं लगातार? पुनीत जी, ये राजनीतिक एक ऐसा खेल है, इसमें एक बार जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था, जयप्रकाश नारायण जी का एक कोट है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। ये जयप्रकाश नारायण जी का कोट है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। अब आप देखिए कि यही काम, यही पैर छुअल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहन मायावती जी का, जिनका गेस्ट हाउस शेयर कांड हुआ था, जिनके इज्जत तार तार करने पे सारे लोग उतारू थे, वो लोग भरे सभा में अपने पूरे कुंबे को एक दो लाइन लगा के मायावती का पैर छू रहे थे। बाद में क्या हुआ पुनीत जी, चुनाव के बाद मायावती जी ने, जैसे चाय में मक्खी को निकाल के फेंका जाता है पुनीत जी, वैसे उठा के उनको ऐसे किनारे कर दिया कि यही अखिलेश यादव जी 2 महीना पोप भवन में बैठे रह गए, उनके मुंह से मायावती के विरुद्ध एक शब्द नहीं निकल के आया बात। तो पुनीत जी, ये पैर छुअल जो हो रहा है, ये आप जो पैर छुअल हो रहा है पुनीत जी, ये एक तरीके से कर सकते हैं कि ये अपने 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 एजेंडे को चलाने के लिए मौका परस्त लोग एकजुट हुए हैं। और जब ये हो जाएंगे तब आप देखिएगा कि इनका कुंबा एकदम जैसे ऐसे रहेगी। नहीं, मैं यहाँ पे मैं ज्योति जी, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगा। मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा जो हमारे एडिटर रहे गरवा पोस्ट, पत्रकारों की भी राय जानना जरूरी है। अनुज जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नजरिया क्या है जिस प्रकार से कल मीटिंग हुई है, उसमें चाहे केजरीवाल की बात की जाए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप स्टालिन की बात की जाए, तमाम लोग ऐसे हैं जो कि क्या नाम एकजुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। आपकी नजर में, पहली नजर में क्या लग रहा है, क्या कुछ रिजल्ट निकला है या सिर्फ चाय नाश्ता करने गए थे? पुनीत भाई, पहले तो मैं इसको 2 भागों में बांटना चाहता हूँ। एक, सभी लोगों ने जो पटना में जिनकी एक मीटिंग हुई अभी कल, उसमें ऑलमोस्ट सारे लोग जमा हुए, 4-5 लोगों को छोड़ करके, जैसे नवीन पटनायक साहब, केसीआर और 1-2 और जो हैं, जगन मोहन साहब, ये लोग जमा नहीं हुए वहाँ पे, नहीं हो पाए, किसी भी कारणवश रहा होगा, कुछ आपस में कुछ होगा या कोई और कारण रहा होगा। परंतु देखिए, इसको आप एज ए गठबंधन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक का अनुभव रहा है, खासकर सेकंड फ्रंट या थर्ड फ्रंट बनाने के लिए जितने नेता जमा होते हैं आपस में, और कुछ ही दिनों के बाद वो धराशायी उसी तरह से होने लगते हैं। आपस में उनके इतना डिफरेंसेस हैं, इंटरनली इतने डिफरेंसेस हैं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर लोग राज करें। अगर आप उनका पुराना इतिहास देखेंगे, पिछले चुनाव उन्होंने करीब करीब 400 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा था, करीब 54 सीट वो उनको हासिल हुआ, तो वो 400 सीट तो देने के लिए तैयार नहीं होंगे इनको। अगर इकट्ठे लोग जमा होते हैं तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन सारी सीटों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और सबका, देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन चीजों को, तो सबका मतलब यही है, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, ममता जी हो, वाम दल हो, जो भी है, सबका कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को हम सिमटाएं। कांग्रेस को अगर हम सिमटाएंगे तभी हमें कुछ जाकर के हमारी बात मानी जाएगी या हमें सफलता मिल सकती है। परंतु क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी? मुझे लगता है ऐसा नहीं करेगी। बाकी आप देखें, कल की बात कर लें, लोग गए तो थे मिलने, आपस में एक सामंजस्य स्थापित करने, परंतु जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आपस में ही लड़ पड़े।
3-4 नेता जिसमें केजरीवाल साहब का नहीं, नाम है। इस पे मैं अनुज जी आऊंगा। जी मैं जी पहला मेरा ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहला मेरा ये है कि कल जो जी बैठक हुई है उसमें कहते हैं किसी भी जी जी बैठक में या किसी भी चीज में अगर बॉडी लैंग्वेज बहुत इफेक्ट करती है, और बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक बिल्कुल नहीं दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि जी जबरन जी उनको लाया गया है। क्या आप मानते हैं कि जी राहुल जी गांधी जी वहां जाके अनकंफर्टेबल हो रहे थे? एकदम आपका कहना एकदम सही है। राहुल गांधी इस समय झाड़ के पेड़ पे चढ़े हुए हैं, और उनको हम्म। झाड़ के पेड़ पे चढ़ाने वाले वही लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग। क्योंकि उनको ये लगता है कि वो जिस तरह से विदेश में जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, और वहां के कुछ लोग जो उनके जो फॉल्स एजेंडा में, जैसे कि उन्होंने ट्रक ड्राइवर को या गिल को, जो कि वो ओवरसीज का, वो यूथ कांग्रेस का ओवरसीज का वो चीफ है, उसको लगा के ट्रक में किए, तो वो सब सारी बातें प्रोपेगेंडा फैला के सोचते हैं जॉर्ज सोरोस के फेंके टुकड़ों पे वो सारा चीजें सफल हो जाएंगे और राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर देंगे। लेकिन जो काम शरद पवार जी को दिया गया था, बेसिकली ये काम सोनिया जी ने शरद पवार जी को दिया था, कि आप जो हम्म। तीन बातें उनको, जो तीन महत्वपूर्ण बातें दी गई थी कि भैया तीन विकल्प दिए गए थे, तो सबसे पहले कि मोदी जी को कैसे कि वो इस दिशा में कोई खाका बनाने का एक प्रयास करिए, उसे मोर्चाबंदी की तैयारी करिए, और वो जो मोर्चाबंदी का कि प्रधानमंत्री पद का होना बहुत आवश्यक है। तो शरद पवार जी सने सने या इनके प्रकार किसी तरह से हो सकता है तैयार हो जाए, क्योंकि पहले की वो कांग्रेसी रहे हैं, हो सकता है वो तैयार भी हो जाए कि नहीं चलिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। फिर वो इस बात का भी तुलना किया कि नहीं, ऐसा तो आपातकाल के बाद भी हुआ था, कांग्रेस के विरुद्ध भी हुआ था, तो हम लोग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनके पास मोदी जैसा वर्ल्ड वाइड नेता, जिनकी जनाधार इतनी अधिक है कि कल के अमेरिका के दौरे पर जब जा रहे हैं कांग्रेस के संसद में लोग, जैसे कि साधारण से आदमी, मैंने सांसद लोग साधारण आदमी के तौर पे मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जो बाइडेन जिन्होंने जिन्होंने कहा था मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, नहीं वहां के नहीं सारे ज्योति जी, सांसद ऑटोग्राफ देते हैं। उससे मैं वही वही चाहूंगा। वही वही मैं, मैं आ रहा हूँ, मैं वही जी पे जी आ रहा जी हूँ पुलिस जी, मैं बात को बात घुमा के मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, जी। कि वो लोग ये बात को भूल जाते हैं कि उनके सामने जो है, उनके सामने जो खड़ा है वो भस्मी लपेट के बैठा हुआ है। उसके सामने जो खड़े हैं ना, वो भस्मी महादेव का, महाकाल का भस्म लपेटे खड़ा हुआ है। उसको पार पाने के लिए आप एक ऐसे नौसिखिए के ऊपर चढ़े, तो ओवरऑल राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज इस तरह से, उन्होंने हिमाचल में जो चुनाव जीत लिया, कर्नाटक में एक प्रकार ने किसी से चुनाव जीत लिया है। चलिए ठीक है, ये हमारा लोकतंत्र है, इसमें सबको जीतने की भाई अधिकार है, भाई जिसने चुनाव जीता भाई उसी का जय जयकार है। लेकिन राहुल गांधी कहीं से भी न तो केजरीवाल को एक्सेप्ट कर पाएंगे, राहुल गांधी न कभी केजरीवाल को दिल्ली को लेके, पंजाब को लेके, पंजाब में जो उनकी डिफीट हुई है, पंजाब का जिस तरह से मात खाए हैं, पंजाब उनका गढ़ रहा है, पंजाब में कांग्रेस का एक छत्र राज्य रहा है, उसके जैसे से उनकी नहीं हार नहीं हुई है नहीं वहां पर आप। नहीं हाँ। हम्म, ज्योति जी, मैं चाहूंगा जो हमारा जो चर्चा हो वो थोड़ा सा लंबा ज्यादा ना जी हो, जी इसलिए मैं अनुज जी से भी, जी अनुज जी जी आपके पास आना हाँ, चाहूंगा। ज्योति जी हाँ, कह रहे हाँ, हैं कि हाँ, राहुल गांधी कभी भी केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी खुद को ही आगे देखना चाह रहे हैं एक प्रकार से। तो आपका क्या मत है? क्या आप, जो मेरा प्रश्न था कि राहुल गांधी वहां कंफर्टेबल नहीं थे, राहुल गांधी से बोलने के लिए भी कहा गया नीतीश कुमार द्वारा, तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे? पुनीत भाई, बिल्कुल बात सही है। राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज था, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा था कि लोग आपस में कंफर्टेबल नहीं थे। दूसरा, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस का कोई भी धाड़ा नहीं चाहेगा कि कांग्रेस के छाती पे चढ़ के कोई और आगे बढ़े। हमेशा कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि या तो हम रहें या हमारे जो जिनके साथ, जिनके ऊपर हम अपना कुछ अधिकार जता सके, वैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल गांधी का जो के बारे में जो आपका आकलन है या कांग्रेस के बारे में, वो सही है कि वो किसी को भी नहीं चाहेंगे, चाहे वो केजरीवाल हो या हो सकता है जो भी नीतीश साहब इतने सारे जो मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को जमा कर इकट्ठा करने के प्रयास कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में सफल होने की संभावना बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसानी से
नहीं होगा, और अगर होगा भी तो जिस तरह से हमें अभी दिख रहा है, क्योंकि देखिए तकरीबन आपके पास 6-7-8 महीने का टाइम है अभी चुनाव आने से पहले, और इसके बीच आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, बहुत सारे चीजों को आप देखेंगे। आप महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, वहां पे डिफरेंसेस हैं बिटवीन कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। बिहार बिहार में खुद इतने सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन दीज टू पार्टीज, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, या बाकी जो भी उनके गठबंधन में लोग हैं, जो भी इधर बाएं दाएं के लोग हैं। सो सिमिलरली अगर आप देखेंगे जो इस तरह की चीजें आएंगी, और अभी मेरे ख्याल में भी हमें कहना जल्दीबाजी होगा किसी भी चीजों के ऊपर नतीजा निकालना, परंतु अभी देखते जाइए, ही बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, बहुत सारे फवारे छूटेंगे। अभी बस नहीं, इंतजार एक करने एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे जानना जी। चाहूंगा अनुज जी, एक पत्रकार के तौर पे क्या आपको लग रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? विपक्ष पिछले 9 साल में किसी एक मुद्दे पे लेकर एक नहीं हो पाया है, तो क्या लग रहा है 2024 में आपको हम्म। लग रहा है कि क्या विपक्ष, ये जो क्रम, जो मीटिंग हुई है, ये 6 महीने टिक पाएगी? देखिए, विपक्ष टिके या ना टिके उस पे तो मेरे ख्याल में अभी हम बहुत ज्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष का जो गोलबंदी रहा है हमेशा से फेल होता रहा है। परंतु अगर ऐसा कभी कुछ होता भी है तो मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी हो, हम्म, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने जो कोर वोटर्स है, जिनके बारे में हम्म, कहा जाता है हिंदू और उसके संबंधित संगठन, उनको कहीं ना कहीं नाराज करती मुझे दिख रही है। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं जहां पे इनके अपने वोटर, जिनको काफी दिन से लोग जानते थे, हम बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी वोकल हुआ करते थे, परंतु आज कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज दिख रहे हैं। तो विपक्ष हो या ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपका आपका सीधे ये है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, या जो बीजेपी को वोट करता हुआ आया है, हम्म। वो एक वर्ग जो है बीजेपी से नाराज है। बिल्कुल, बिल्कुल नाराज है, और बहुत सारे हम तथ्य को आपके सामने रख सकते हैं कि ऐसी चीजें आ रही हैं। और देखिएगा, ये होने वाला है 2024 में, मुझे लगता है कि ये समस्याएं भाजपा के लिए मुश्किल जरूर खड़ा करेंगी। नहीं, यहाँ पे अनुज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या नाराज होने का मतलब है कि आप जो है एक वोट देना या विचारधारा के साथ रहना, और नाराज होने में फर्क है? नाराज होना, नाराज तो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जनता थी, लेकिन योगी को चुना। तो देखिए, क्या आपको लगता है विचारधारा, कि नाराज होने पे ये कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ चले जाएंगे? ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो विपक्ष के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि एक विचारधारा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर थे वो हमेशा विचारधारा के साथ अपना संबंध, अपने आप को जोड़ते थे। उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ कोरिलेट करती थी। परंतु आज जिस तरह के सिचुएशन बने हुए हैं, स्पेशली मैं बताऊंगा 2019 के बाद, 2004 से 14 से लेके 19 तक तो मामला ठीक ठाक था। बस हम्म। मोदी जी का जो सेकंड टर्म रहा है 2014 ऑनवर्ड्स, सॉरी 19 ऑनवर्ड्स, उसके बाद थोड़े थोड़े लोग इनसे अलग होना शुरू किए, और सिर्फ विचारधारा, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या जेडीयू बाकी चीजों के साथ चले जाएंगे, बाकी पार्टियों के साथ चले जाएंगे, परंतु वो कुछ ना कुछ अपना रास्ता जरूर ढूंढने का प्रयास करेंगे या ढूंढेंगे, ऐसा इस मेरा पे मानना मैं है। जिक्र इस पे मैं जिक्र करूंगा, कुछ पार्टियां भी, सनातनी पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सनातनी कुछ हो रही। पार्टी सनातनी पार्टी अभी नई पार्टी है, उसके बारे में कहना ठीक नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी नई पार्टी है, अभी उसके मेंबर्स हम्म, बन रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि उनका भी बहुत ज्यादा रहा है, जिस तरह से उन्होंने हरिद्वार में अधिवेशन किया, दिल्ली में अभी 19 तारीख को उनका जंतर मंतर पे एक धारणा था। तो आप उनको मैं तो ऐसा नहीं मानता कि वो कॉम्पिटिटर है भारतीय जनता पार्टी के इमीडिएटली, परंतु हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हो, क्योंकि ऐसे भी अच्छा। कुछ लोग हमें मिले, ऐसे लोग भी कुछ मिले, उनका ये कहना था कि भाजपा हमें कहती है आपके पास विकल्प क्या है, तो मेरे पास विकल्प है, मैं घर में बैठ जाऊंगा। आपने देखा होगा राजस्थान चुनाव के दरमियान, आपने मध्य प्रदेश का चुनाव में देखा होगा कि भाजपा तो कह रही थी कि भाई विकल्प विकल्प क्या है, आप कांग्रेस के साथ थोड़ी ना जाइएगा, लेकिन देखिए उन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया, लोगों ने नोटा नहीं, इस पे दबाया। मैं इस पे इस जो आपने बात कही, अनुज जी, इस पे मैं ज्योति जी का जो कमेंट लेना चाहूंगा। ज्योति जी, जिस प्रकार से एक एक तरफ ये प्रश्न है कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हराएगा, और दूसरी तरफ एक अनुज जी कह रहे हैं कि कुछ कोर वोटर है जो नाराज है,
तो क्या वो विपक्ष उससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी या वोटर मोदी के साथ ही रहेगा? आप मानते हैं देखिए नाराज है? पुनीत जी, देखिए पुनीत जी, मैं इससे जो बात आपको कहना चाहता हूँ उसमें यह है कि जब कोई आदमी सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसके कई, आप कह सकते हैं कि कई विरोधाभास उसमें आने लगते हैं। जैसे आप अनुज जी का कहना है, उसमें आप कुछ खास वर्ग की बात छोड़िए, कुछ भाजपा के अंदरूनी लोग भी विरोध में हैं। यदि आप इसको जिस तरह से देखें तो उसमें कुछ लोग हम्म, ऐसे हैं जो उस पार्टी के लोग ही हैं जो विरोध में हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो राष्ट्रीय हित में को हमेशा सर्वोपरि मान के चलती है। और जब ये चुनाव जो है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, न कि ये प्रदेश स्तर की चुनाव है। उसकी भावना और प्रदेश स्तर के चुनाव की भावना में जमीन और आसमान की अंतर हो जाता है। दूसरी बात अनुज जी, पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार ने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे, आप कह सकते हैं कि चाहे मकान का हो, चाहे आवास वाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका आयुष्मान भारत का हो, या कह सकते हैं नल जल घर बिजली, जो भी चीजें हैं सारी चीजें लोगों तक पहुंचाया है। अब पिछले 3 साल 4 साल हो गए जिस तरह से अन्न अन्न या कह सकते हैं खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाया है, वो एक ऐसा फैक्टर है। बहुत सारे लोग, नाराजगी तो होती है, ये बात समझ लीजिए कि आप नाराज बेटा अपने बाप से ही होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं, मेरे 5 बेटे हैं तो 5 बेटे को एक बार में बाप संतुष्ट नहीं कर पाता है। किसी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बेटा बाप से अलग हो जाता है। विचारधारा की लड़ाई जरूर होती है, वहां पे अपना मान मनोबल जरूर होता है, अपने शर्तें मनवाने की जरूरत होती है। आज देखिए जब पहलवानों वाला केस है, उसमें उन पहलवानों वाले केस में भी वही बात आप घूम कर के वहां पे उनका, नहीं नहीं, हम मानते मैं हैं जी का बात की एक मैं वर्ग नाराज है, लेकिन फिर भी आपको पुलिस ये बता दूं, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में लोग राष्ट्र के हिसाब से वोटिंग करते ठीक हैं। है, आपकी और बात, आप आपकी बात ज्योति जी आपकी बात ठीक है हाँ कि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और विचारधाराएं वहां जी पे एक तरह के जी समर्थन में आ जी जाती हैं। जी मुझे एक जी चीज ये बताइए कि मान लीजिए एक पल को हम्म, कि विपक्ष एक हाँ हो हाँ गया, तो क्या जी जी, मोदी को टक्कर दे पाएगा? ये बताइए। कभी नहीं दे पाएगा, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। विपक्ष एक उस कंडीशन में होता है पुनीत जी, जब कि आपका आइडियोलॉजी एक है, इनका हम्म, सबका आइडियोलॉजी सबका अलग अलग है। किसी का कोई एक पार्टी बता दीजिए इसमें, सिवाय कांग्रेस को छोड़ के सारी जो पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पे क्या संभावना है, नहीं क्या नहीं वक्तव्य नहीं है, क्या नहीं, स्टेटमेंट है। इसी पे हम्म, माफी चाहूंगा, मैं इसी पे आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा विचारधाराएं जी सबकी अलग अलग है, एक विचारधारा जी, नहीं है। तो किसी लेकिन की नहीं है। इस समय जो है उन सभी जी विचारधाराओं में, चाहे डी राजा की बात हो या चूरी की बात हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे कांग्रेस की जी विचारधारा जी हो, तमाम केजरीवाल की जी विचारधारा हो, ये सब एक ही जी सुर में ये बोल रहे हैं कि मोदी को हटाना जी है। जी अभी जी जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कल कि भारत हाँ में, हाँ, भारत को बचाने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जी जी जहां जी वो मुद्दे से ऊपर उठ के सिर्फ मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, वैसे में जी विचारधारा जी जी, मायने रखती है वहां पर? एकदम आपकी बात सही है। अभी हम इसका उदाहरण आपको देते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, हम विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव उल्टी गिनती गिन रहे थे कि 9 10 8 7 5 6 4 3 2 1 ऐसे गिन रहे थे। बाद में धड़ाम से वो गिर भी पड़े। लेकिन आप बताइए, क्या अखिलेश यादव 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 सीट में कांग्रेस को कितना सीट ऑफर करेंगे, कितनी सीट ऑफर करेंगे? आपको शायद अंदरूनी खबर पता हो पुनीत जी कि जयंत चौधरी ऑलरेडी अलग होने के कगार पे है समाजवादी पार्टी से। जयंत चौधरी अलग होने के कगार पे, अरलडी बहुत दूर दूर तक खिसक रहे हैं। जब ये आपस में नहीं, मायावती कहीं और धुरी बना के बैठी हुई है, आपका ओम प्रकाश राजभर कहीं और छिटका हुआ है। अखिलेश यादव, ये लोग देखिए, ये लोग मौका परस्त राजनीतिक पार्टी है जिसको पूरे भारतवर्ष की सारी जनता जानती है कि हमको कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना है। हाँ, लड़ाई जरूर होगी 2024 में, और नहीं नहीं 2024 में लड़ाई होगी, भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई होगी।
एक दो पार्टी प्रमुख रहेंगे, इसके अलावा सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। कोई नहीं एक होगा, चाहे कांग्रेस, चाहे आपका नहीं नहीं, आरजेडी हो, चाहे आपका अब जेडीयू अंदर जेडीयू नीतीश कुमार। हम्म। अंदर की बात ज्योति जी जी बता। पता चल रही थी कि 227 सीटें कुछ कांग्रेस को मिल सकती हैं अगर ये विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ता है, तो मान लीजिए उनका कभी नहीं। तालमेल बैठ ही गया। जी तो जी। क्या मोदी अच्छा जी ये की बता। क्या पिछले 9 साल की जो ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम्म। वो भारी पड़ जाएं? सबसे एक पहली बात एक तो बात मोदी जी का। हाँ, अनुज जी कुछ बोले, अनुज जी अनुज क्या जी कहना अगर चाह बोले रहे हैं? जी हम जी, बोले। अनुज जी आप ही बात आते हैं। हाँ मैं मिश्रा जी हाँ से हाँ। पार्शियली एग्री करूंगा यहाँ पे। पार्शियली हम्म, मेरा एग्रीमेंट है, परंतु मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष एक हो गया, उनका देखिए विचारधारा हो सकता है अलग अलग उनके विचारधारा होंगे, परंतु उनका पहला विचारधारा है कि मोदी को हमें रोकना है। अगर मोदी को रोकने के एम के साथ अगर वो अपना विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उस तरह से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो मोदी के लिए निश्चित रूप से एक समस्या खड़ी होगी 2024 के अंदर। यह ऐसा मुझे मेरा मानना है कि ये ये आप बड़ी बात प्रॉब्लम कह रहे हैं अनुज जी, ये बहुत बड़ी बात कह बिल्कुल रहे हैं खड़ा आप। होगा, बिल्कुल खड़ा होगा ये प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पता अच्छा। है कि एक एक जो धड़ा है वो कैसे वोट करता है, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है। तो अगर उस तरह से हम्म। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भाजपा के लिए 2024 का जो चुनाव है उतना आसान नहीं है जितना लोग मान लेकिन रहे मैं हैं, खास करके भारतीय जनता इसी पे पार्टी मैं के। आपसे अनुज जी एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी। 2024 14 में हम्म। एक मैं खासकर जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदुत्व की अगर मैं बात करूं, हिंदुओं की बात करूं, आप हम्म। मानते हैं कि 2014 के मुकाबले 2024 में हम्म। हिंदू अधिक जागरूक हो चुका है? बिल्कुल वो जागरूक हुआ समझ है रहा है बिल्कुल जागरूक हुआ कि है, इसीलिए मोदी आज का ये आना सवाल भी आवश्यक है? करते हैं। मोदी का आना आवश्यक है अथवा नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो मोदी से बहुत नाराज हैं, बहुत इख्तलाफ हम्म, करते हैं, और उनका कहना भी है कि हमें हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम घर में बैठ जाएंगे। जैसे भाजपा हम्म, कहती है कि भाई आपके पास क्या विकल्प है, आप राहुल को वोट करोगे या केजरीवाल को वोट करोगे। तो एक धड़ा हम्म, है जो मानता है कि हम घर में बैठ जाएंगे, ये तो हमारे पास कम से कम है अपना विकल्प। हम्म, परंतु हम्म। 2024 में और 2014 के बनिस्पत अगर आप देखेंगे तो जो जागरूकता है वो काफी ज्यादा है और काफी वोकल है। लोग अपने अधिकार और अपनी चीजों के बारे में समझ चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आज क्या हो रहा है और क्या हो रहा था पहले और आने वाले समय में भी क्या होगा। कहीं ना कहीं भाजपा भी उन चीजों को रोक पाने में नाकाम रही है, ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा लोग भी कहते हैं क्या कि क्या भाजपा मैं को। उल्लेख करिए आप, मैं समझना जैसे चाहूँ आप विषय देखिए, एक। जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए अभी वर्तमान में जो उत्तराखंड में चल रहा है। भाजपा की एक नई नीति है पसमानदा नीति, तृप्तिकरण नीति, इससे लोग बहुत नाराज हैं। अगर आप देखें अभी उत्तराखंड में जो वहाँ की एक संगठन थी उसका उन्होंने उनको नहीं करने दिया वहां पर चुनाव। उत्तराखंड वाला मुद्दा तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है जो आप बता नहीं, रहे हैं शायद। देखिए आप राज्य सरकार है, बट वोट में सब चीजें नहीं माने रखती कि राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार है, वो सीधा एक ही चीज, एक ही पार्टी को और एक ही लोग को कटघरा में खड़ा इतना करती प्रभाव डालेगा ये बात हिंदुओं है। पर? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लोगों का भी मानना है कि ऐसा हो सकता है। नहीं, वो धामी जो कितना करना वो करेगा, कर रहे हैं, चाहे वो मजार कितना का मुद्दा करेगा। हो, चाहे हल्द्वानी में या अन्य जगह उत्तरकाशी में अवैध रूप से अतिक्रमण करने का मुद्दा हो, धामी वहां पे सक्षम है, काम कर रहे हैं खुलकर। बिल्कुल आप देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा के दरमियान ज्योति भाजपा के। ज्योति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। जी देखिए पुलिस जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास मोदी जी के समानांतर सर्व स्वीकार्य कोई नेता नहीं है। सर्व स्वीकार कोई नेता नहीं है। आज भी यदि आप देखेंगे, हम सैकड़ों के हजारों यूट्यूब में लोगों को बाइट देते हुए देखे हैं। और अब हम देश की बात कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, या कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक की, श्रीनगर तक की बात मैं कह रहा हूँ आपको। जब वहां लोग बाइट लेते हैं और मोदी जी की बात जब आती है, मोदी जी का बात होता है, तो वहां यदि 100 लोग रहते हैं तो उसमें आप सोच लीजिए 75% से अधिक लोग मोदी जी के बारे में कहते हैं नहीं, मोदी जी सर्वमान्य नेता है और हमारा समर्थन मोदी जी को।
भले 1977 की तरह ये एक साथ विलय हो जाए, 1977 की तरह ये सारी पार्टियां एक में विलय हो जाए 2024 में। विलय मैंने अपना अपना अस्तित्व को नकार के एक साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि संगठित होकर मोदी को हराओ, यदि हो भी जाएंगे, लेकिन ऐसी संभावना कहीं से दूर दूर तक बनती भी नहीं दिख रही है। यदि मान लिया जाए हो भी जाता है, फिर भी सोच लीजिए, पिछला हमारा रिकॉर्ड है, पिछला हमारा रिकॉर्ड है, पिछला हम लोग जब भी हम लोग इतिहास को लेकर चलते हैं, उस रिकॉर्ड में ये लोग हमेशा अपनी संतुष्टि को, अपने एजेंडा को आगे रखे हैं। यदि वो विलय करके संगठित में चुनाव भी लड़ेंगे, जिस जिस प्रदेश में वो लोग लड़ेंगे, उस प्रदेश में वो लोग अपने अहम को पहले पुष्टि करेंगे। जहां पे उनकी अहम आएगी तो दूसरा ही सोचेगा कि अरे यार मेरा ही पैर काट रहा है, तो वो अपना नहीं एजेंडा लेके आ जाएगा। तो मैं हाँ, ज्योति जी, मैं फिर तो आपके हिसाब से तो जो मीटिंग हुई उसमें फिर लगता है राहुल गांधी को दूल्हा बनाने ही गए थे, कुल मिला के मीटिंग का यही हाँ, उद्देश्य निकल कर आया है। हाँ, एकदम सही बात है। उसमें अंततः क्योंकि लालू लालू ने प्रसाद कहा, यादव का हम्म, जी, लालू ने एकदम कहा लालू कि प्रसाद राहुल यादव। गांधी जी अब तो शादी कर लीजिए, तो क्या शादी हाँ पे हाँ भाई, चर्चा उनकी होने गई माता थी क्या जी, वहां? हाँ बस वास्तविकता यही है। और मिला जुला अच्छा। के देखिएगा पुनीत जी, 2024 का चुनाव में मोदी सर्वमान्य नेता। और आपको मैं फिर से आज एक बता देता हूँ, जैसे अनुज जी ने कहा है, मैं मानता हूं कि लोगों की नाराजगी रहती है। देखिए, जब आदमी सफलता का सीढ़ी चढ़ता है, आज मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, मैं बनारस में, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ पुनीत जी, मैं काशी वासी हूँ। यहाँ पे जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, आपको सब पता नहीं है कि हमारे हिंदू का आस्था का महत्वपूर्ण क्या, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है हमारा जो कॉरिडोर। कॉरिडोर जब बन रहा था, आज भी वहां के कुछ महंत लोग आज तक जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग आज तक उस कॉरिडोर को बनाने के बाद, कुछ लोग उसको कहते हैं इसका व्यावसायीकरण कर दिया गया, इसको गुजरातीकरण कर दिया गया, उसका आपने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, बहुत सारे, यहाँ तक कि जो इस समय जो सर्वप्रद हमारे शंकराचार्य जी, सर्वप्रदान जी का जो उत्तराधिकारी बने हुए हैं, और अभी मुक्तेश्वर जी, मुक्तेश्वरन। उन्होंने, हाँ अवधमन जी, उन्होंने फर्जी कह सकते हैं कि फैक्ट्री से बहुत सारे शिवलिंग लिया के तोड़ के कूड़े में डाल के उसका भी दिखाया गया। नहीं नहीं, मतलब बहुत सारे इस एजेंडा पे से नहीं इस नहीं, मैं मुद्दे बता पे रहा हूँ, किसी, मैं जी जी जी, मैं आ रहा हूँ पुनीत जी। तो इस तरह से बहुत किया गया, मैं बनारस में हूँ। तो उसके बावजूद आज बनारस की सिनारियो ऐसी है, बनारस का सीन ऐसा है। आप बनारस आइएगा कि आप आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले बनारस आए थे, और आज बनारस आएंगे तो बनारस की पहचान बदल गई है, एकदम अलग हो गया है। उसी ठीक है विश्वनाथ ठीक है। कॉरिडोर में, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ संख्या में, आज की डेट में जहाँ लाख लोग, 1 लाख लोग की विजिट होती थी, आज हर महीने 7 लाख 8 लाख लोग आ रहे हैं। तो जो लोग खुश हैं, नाराजगी होती है, जो खुश हैं वो वोट जरूर देंगे। एक तबका है, माला फूल बेचने वाले से लेके, सब्जी बेचने वाले से लेके, खाना बनाने वाले से लेके, पूरी कचौड़ी बेचने वाले से लेके, आपके अगल बगल देखिए, लोग अपना बड़े बड़े दुकानें जो बैग बेचते थे, चादर बेचते थे, बंद करके आज वो माला फूल बेच रहे हैं, दूध दही बेच रहे हैं, लोग उससे रहे, और उससे दुगना कमा के लेके ठीक जा है रहे हैं। ठीक है सब ठीक मोदी है जी को ज्योति जी, धन्यवाद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जी मुद्दे से हम हटे ना। जी अनुज जी, जी ये जो जी अंतिम प्रश्न है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, आगे भी हम चर्चा अन्य विषयों पे करेंगे। पहला आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या सच में ये दूल्हा ही टेस्ट में गए थे क्या? क्योंकि जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, या जिस प्रकार से अभी केजरीवाल ने बोल दिया अध्यादेश पे समर्थन नहीं करेंगे, तो हम भी समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला में सुनाई दे रहा वो है तो कि उमर वापस भी अब्दुल्ला चले और गए थे, केजरीवाल में फाइट भी हो गई थी वहां पर, नोक झोंक हो गई थी। वो और तो लालू चले गए कह थे, रहे थे, छोड़ के लालू लालू हाँ जी, लालू कह रहे हैं कि राहुल जी शादी कर लीजिए। तो ये जो मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, तो क्या ये शादी पे चर्चा हो रही थी क्या वहां? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे खैर हुई है, बातचीत ऐसे हुई है। तो कह सकते हैं कि ये मोर और लेस राहुल जी के शादी के बारे में वहाँ पे ऐसा कुछ मीटिंग हुआ होगा। परंतु अभी कुछ भी कहना नहीं नहीं, जल्दीबाजी मैं आपसे होगी। पूछूंगा, आपको क्या लगता लेकिन है, पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या पहले शादी करेंगे? देखिए, राहुल गांधी सबकी इच्छा लगता यही है है, कनेक्ट, जी। शादी हो ना हो वो एक बात का विषय है, परंतु सबकी इच्छा है कि राहुल गांधी की शादी हो, और वो, सॉरी, वो प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री हो, और कांग्रेस के सबसे, चूंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, तो ऐसी भी उनकी
इच्छा है और ऐसा मानना है, परंतु अभी हमें देखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है और वॉच करने की ज़रूरत है आने वाले समय में कि क्या-क्या होता है। चलिए, बहुत इस पे चर्चा और लंबी भी होगी, अन्य विषयों पे चर्चा होगी। मेरे ख्याल से एक दिन के विषय पे चर्चा होने से ज्यादा हमें विश्लेषण बहुत अधिक नहीं हो पाएगा। तो आगे भी और मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और अनुज जी आप भी जुड़े, और आगे भी हम चाहेंगे इस निश्चित, चर्चा में भाग लीजिए और नए नए मुद्दे, देश हित के मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद अनुज, धन्यवाद, एंड धन्यवाद करने के अनुज बाद जी। थोड़ी देर रुकिएगा, एंड करने के बाद थोड़ी देर रुकिएगा ताकि